अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, वैसे तो कांग्रेस के बारे में काफ़ी चीज़ें हम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मैं आपके सामने 3 ऐसी चीज़ें लाना चाह रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स भारत को किस हद तक नुकसान पहुँचाती रही है। 71 में क्या हुआ, 48 में क्या किया, 65 में क्या किया, वो सब चीज़ों पे तो होती रहती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी की अभी तक शायद इतना ज़्यादा इल्म में नहीं। ऐसे ही जैसे कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में, आम हिंदुस्तानियों को इसकी खबर तक ना हुई। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को उस वक्त पता चला जब विवेक अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल्स में फिल्म बना के लोगों के सामने चीज़ें लाए। अजीज़ दोस्तों, भारत का एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर है ना, वो 1969 में हुआ। 1969 में मोरक्को के शहर रबात में एक पहली इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारे इस्लामिक देशों के हेड्स को बुलाया गया था। और एक्चुअली दूसरी जो हुई थी ना, वो ज़्यादा कामयाब थी और वो लाहौर में हुई थी, भुट्टो ने कराई थी। और उसमें तकरीबन दुनिया के सारे इस्लामिक देशों के चीफ आए थे, हेड ऑफ स्टेट्स आए थे। गद्दाफी था, हाफिज़ असद था, यासिर अरफात था, शाह फैसल था, मतलब सारे ही थे। इंडोनेशिया के सदर, मलेशिया के सदर, इजिप्ट के सदर, सब आए थे। लेकिन पहली कॉन्फ्रेंस इतनी कामयाब नहीं गई थी। ये शुरू हुआ था ऐसे कि एक ऑस्ट्रेलियन एक्सट्रीमिस्ट है, डेनिस माइकल रोहन, उसने मस्जिद अक्सा को जेरूसलम में आग लगा दी थी। और उससे मुसलमानों में एक बहुत ही गुस्से वाली कैफियत आ गई थी जिससे ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तो इंडिया ने कोशिश की कि इंडिया को भी इस कॉन्फ्रेंस में जाने की दावत मिले ताकि इंडिया भी इस कॉन्फ्रेंस में जाए। एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा इंडिया को ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से दूर रखा। जवाहरलाल नेहरू का कहना यह था कि ये भारत देश एक सेक्युलर स्टेट है, तो भारत का ऐसे किसी रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस में जाना मुनासिब नहीं। लेकिन पाकिस्तान 65 की वार हुई थी और ये 69 और ईस्ट पाकिस्तान में एक अनरेस्ट चल रहा था, तो पाकिस्तान मोबिलाइज कर रहा था इस्लामिक नेशंस को। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि हमें भी इस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए। तो बड़ी कोशिशें की गई और नतीजा ये निकला कि इस्लामिक OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने भारत को ऑफिशियली दावत दी। तमाम कंट्रीज़ की रजामंदी से, उनकी एग्रीमेंट से भारत को दावत दी गई और भारत ने ये दावत कबूल कर ली। भारत के उस वक्त मोरक्को में जो एम्बेसडर थे गुरबचन सिंह, उन्होंने बताया कि इंडिया हमेशा से मुसलमानों का एक वकील रहा है, एक सपोर्टर रहा है। और 1919 में खिलाफत मूवमेंट में जिस तरह भारत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो अब इंदिरा गांधी समझती थी कि हमें जाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज़ को मोबिलाइज़ कर रहा है इंडिया के ख़िलाफ़, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का तोड़ किया जा सके। ऑल्दो के 1955 में नेहरू ने एक पॉलिसी बनाई थी कि हमें इससे पीछे, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस से पीछे हटना चाहिए। लेकिन 1964 में फिर ये पॉलिसी रिवर्स की गई थी और इंडिया मुसलमानों के देशों के साथ कांटेक्ट बढ़ा रहा था। तो भारत ने अपना डेलीगेशन अनाउंस किया जिसको हेड कर रहे थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में वो भारत के राष्ट्रपति भी बने, प्रेसिडेंट भी बने। तो पहले दिन रबात समिट कॉन्फ्रेंस में भारत का डेलीगेशन पहुंचा और उसमें मीटिंग में शरीक भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त याया खान के, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर, वो रबात कॉन्फ्रेंस में गया था। तो पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट चला रहा था आर्मी के ख़िलाफ़। हालांकि ख़ुद आर्मी की गोद में पल बढ़ के
बढ़ा हुआ था, तो वो उसने याह्या खान के खिलाफ खूब एक मूवमेंट चलाई कि देखो इंडिया पहुंच गया, तुम्हें वहाँ पे बैठे हुए हो, तुम्हारी मौजूदगी में इंडिया वहाँ पे मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करेगा, शर्म करो ये वो। तो याह्या खान प्रेशर में आ गया और याह्या खान ने बोल दिया कि भाई कॉन्फ्रेंस वालों को कि मैं नहीं आ रहा भाई, मैं अपने होटल के कमरे से नहीं निकलूँगा अगर तुम लोगों ने इंडिया को भगाया नहीं तो इधर से। तो वो सब परेशान हो गए। उन्होंने जाके उसको समझाया फ़खरुद्दीन अली को कि भाई आप माजरत, हम सॉरी, लेकिन आप वापस चले जाएं। फ़खरुद्दीन जी ने कहा कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हमें ऑफिशियली तुम लोगों ने दावत दी है, ये तो हमारी बेइज्जती है। अब कॉन्फ्रेंस वालों के पास चॉइस थी कि या तो इंडिया को लेते या पाकिस्तान को लेते, लेकिन इंडिया आफ्टर ऑल वाज नॉट ए मुस्लिम कंट्री और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री था, और उस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुस्लिम कंट्री था, सबसे बड़ी आर्मी होती थी और सब कुछ था। तो कॉन्फ्रेंस वालों के लिए, इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए, और आज जैसे मोदी जी के ताल्लुकात हैं, मोदी जी के भारत के ताल्लुकात हैं इस्लामिक देशों से, उस वक्त ऐसे ताल्लुकात ना थे। भारत को एक कम्युनिस्ट कंट्री माना जाता था क्योंकि वो रशियन ब्लॉक में था, सोवियत ब्लॉक में था, और लादीन एक बगैर मज़हब का कंट्री माना जाता था क्योंकि सेक्युलरिज्म आफ्टर ऑल एक बीमारी तो है ना जो भारत पे नेहरू साहब ने लागू की थी। तो याह्या खान ने जाने से मना कर दिया और कॉन्फ्रेंस वालों ने बार बार कोशिश की फ़खरुद्दीन जी को समझाने की, लेकिन फ़खरुद्दीन जी माने नहीं। तो कॉन्फ्रेंस वालों ने फिर फ़खरुद्दीन जी को, मलेशिया और इजिप्ट के लोग गए समझाने के लिए, तो भी नहीं माने। तो मलेशिया की तरफ से एक लेटर दिया गया कि थैंक यू वेरी मच इंडियन डेलीगेशन फॉर कमिंग एंड नाउ वी आर नॉट इन नीड ऑफ यू, और आप वापस चले जाएं। तो उनको फिर वापस आना पड़ा, और ये माना जाता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर था। और जो फाइनल रेजोल्यूशन उस कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया ना, तो उसमें कहा गया कि इंडियन डेलीगेशन इंडिया के मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा था, इंडिया कंट्री को नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उनको भगा दिया। और उसी कॉन्फ्रेंस में मोरक्को के बादशाह ने ये तकरीर की और बार बार उसमें कहा कि भारत में मुसलमान बहुत तकलीफ़ में हैं और इंडिया भारत के मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा है। और पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट अरशद समी ने बाद में लेख लिखा था, उसमें उन्होंने बताया कि जॉर्डन के किंग हुसैन ने याह्या खान को जाके माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई और हमने इंडिया को बुलाया, और उनके कहने पे ही फिर याह्या खान वापस कॉन्फ्रेंस में आए। भारत में फिर ज़ाहिर ओपोजिशन ने पीएम इंदिरा गांधी को खूब लताड़ा और बोला कि हम जब सेक्युलर कंट्री हैं तो तुम्हें होशियारी करने की क्या ज़रूरत थी, और पाकिस्तान ने भारत को इंटरनेशनल लेवल पे एक ज़बरदस्त एम्बेरसमेंट का वो फेस करना पड़ा। और इस तरह ये एक डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर था जो कांग्रेस की सरकार की तरफ से हुआ था। अजीज़ दोस्तों, दूसरा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं ये बता दूं कि इस कॉन्फ्रेंस में वैसे पूरी दुनिया के मुसलमान देशों के लीडर्स नहीं पहुंचे थे। दूसरी कॉन्फ्रेंस जो लाहौर हुई थी उसमें मोस्टली सब आए थे, मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के, हबीबुर रकीबा अल्जेरिया के, ट्यूनीसिया के, हवारीबू मदीन अल्जेरिया के, मतलब सारे इस्लामिक, ईदी अमीन उसके युगांडा के, सारे मुसलमान देशों के चीफ पहुँचे थे, मूसा तावड़ी माली के थे, इस्लामिक देशों के सारे लीडर्स पहुँचे थे। लेकिन पहली कॉन्फ्रेंस में ये सब नहीं पहुँचे थे। इराक़ और सीरिया तो बिल्कुल ही नहीं गए, डेलीगेशन ही नहीं भेजा इस कॉन्फ्रेंस में। तुर्की और इंडोनेशिया ने भी मना कर दिया था क्योंकि ऑफिशियली तुर्की और इंडोनेशिया सेक्युलर कंट्री थे। इंडिया का एक बहुत अच्छा दोस्त मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर भी नहीं पहुंचे थे। ये दूसरी कॉन्फ्रेंस में गए थे लाहौर में 74 की, इस 69 की कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे। तो इंदिरा गांधी का वो बहुत ही कमज़ोर असेसमेंट ऑफ सिचुएशन था
जो कि भारत के लिए एक एम्बेरसमेंट का बाइस बना था। अजीज़ दोस्तों, कांग्रेस को हमेशा एक लेफ्ट इकोसिस्टम भारत का मीडिया सपोर्ट करता रहा है, और इंदिरा गांधी और नेहरू और कांग्रेस की सरकारों के सारे आर्बिट्रेरी जितने भी डिसीजन थे उसको प्रमोट करते थे और अच्छा पेश करते थे। इसकी वजह यह है कि इनको कांग्रेस से काफ़ी कुछ मिलता है, जैसे हमारी ये बहन बता रही हैं। कांग्रेस और ये जो बौद्धिक आतंकवादी हैं, जो हर इंस्टीट्यूशनलाइज क्षेत्र में जो हैं, जो एकेडेमिया में हैं, जो मीडिया में हैं, जो लिटरेचर में हैं, ऐसे लोग जो हैं, इनका और कांग्रेस का रिश्ता हमेशा से मगरमच्छ, और आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक में कि मगरमच्छ के जब दांत सड़ जाते हैं, उनके अंदर जब मीट रह जाता है, मांस रह जाता है, तब एक छोटा सा पंछी होता है, वो पंछी उनके मुंह में जाके वो मांस खा लेता है। तो इससे दोनों को फायदा होता है। मगरमच्छ का इसलिए फायदा होता है कि उसके दांत साफ होते हैं, और पंछी का इसलिए फायदा होता है कि उसको फ्री में खाना मिलता है। वो पंछी बाहर का खाना खा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा कष्ट करना होगा, उसको नहीं करना होता है, इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। वैसे ही कांग्रेस वो मगरमच्छ है, और जो सारे पंछी, जो सारे एकेडेमिया में जो लोग हैं, जो बौद्धिक आतंकवादी जो मीडिया में हैं, वो लोग वो पंछी हैं जो उस सड़े हुए मांस पे जीते हैं। अजीज दोस्तों, दूसरी जो मैं हिस्टोरिकल आपके सामने एक ब्लंडर लाने वाला हूँ, वो है हैदराबाद की कहानी। 1947 में भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन हैदराबाद की आज़ादी को 15 महीने और वेट करना पड़ा। आज भी हैदराबाद भारत के सीने पे ऐसे ही ज़ख़म होता जैसे कश्मीर है, क्योंकि हैदराबाद के मामले पे भी नेहरू यूनाइटेड नेशंस जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने उनको रोका। उस्मान अली खान, उस वक्त के निज़ाम हैदराबाद ने 1947 में हैदराबाद को एक आज़ाद इस्लामिक रियासत बनाने का ऐलान कर दिया और भारत के साथ मिलने से इनकार कर दिया। और बहुत कोशिशें की गई, बहुत समझाया गया, लेकिन उसने मना कर दिया। और जब वल्लभ भाई पटेल को, जो कि उस वक्त मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, उनको निज़ाम ने साफ कह दिया कि हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं भारत के साथ जुड़ने के लिए, और हम एक आज़ाद इस्लामिक देश बना रहे हैं हैदराबाद को। वल्लभ भाई पटेल ने उनको वार्निंग दी, तो निज़ाम ने भी वार्निंग दी, और फिर निज़ाम ने अपने एक करीबी दोस्त कासिम रिजवी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बना के उसका एक रज़ाकार बनाए गए। रज़ाकार वो थे जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जिहादी थे। उन रज़ाकार ने गांव-गांव हर जगह जाके हिंदुओं को कत्ल करना शुरू किया, उनकी औरतों का रेप करना शुरू किया, हिंदू प्रॉपर्टीज़ को लूटना शुरू किया, और एक अजीब वो किया। और निज़ाम हैदराबाद ने ये वार्निंग दी थी नेहरू को कि हम 1947 में जो माइग्रेशन पार्टीशन के वक्त हुआ था और उसमें जो खून खराब हुआ था, उसको भी तुम्हें भुला देंगे। और गांव-गांव में पहुंच के रज़ाकारों ने हिंदुओं को बंदी बनाया, उनकी औरतों का रेप किया, उनकी प्रॉपर्टी को लूटा, और उनके पास एक ही चॉइस रखी थी जो 89 में कश्मीर में रखी गई थी कि या तो मुसलमान हो जाओ, या मर जाओ, या भाग जाओ। और ये एक सिलसिला चलता रहा। एक अंदाज़ा है इंडिपेंडेंट सोर्सेज का कि 2 लाख हिंदू मारे गए थे, ऑल दो के ऑफिशियल फिगर्स 40,000 की थी, तो 40,000 भी कम नहीं होता। लेकिन ये कत्लेआम होता रहा, और नेहरू साहब फ़ौरन इस मामले पे यूनाइटेड नेशंस जाने को तैयार हो गए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुखालफत की, और उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। और 13 सितंबर 1948 को MIM को, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को बैन किया गया, और 17 सितंबर को ऑपरेशन शुरू किया भारत की सेना ने, और कासिम को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। कासिम को बाद में 1957 में छोड़ दिया गया, और कासिम पाकिस्तान चला गया। कासिम ने जाने से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लीडरशिप अब्दुल वहीद अवैसी को दे के गया, जो कि असदुद्दीन अवैसी का दादा था। असदुद्दीन अवैसी कहता है ना
कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं, हम हमेशा भारत के लिए थे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लीडरशिप अब्दुल वाहिद असदुद्दीन अवैसी के दादा को दी गई। बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बन गई और अब इसका प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी है। अजीज़ दोस्तों, रज़ाकार नामी एक फ़िल्म भी रिलीज़ हो रही है, उसमें ये डिटेल्स इसके बारे में और एक्सपोज की जाएंगी। अजीज़ दोस्तों, आखिरी स्टोरी है 1972 में ईदी अमीन नामी एक एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान आर्मी चीफ युगंडा का, वो युगंडा में रिवॉल्यूशन लाता है, डेमोक्रेसी ख़त्म करके खुद प्रेसिडेंट बन जाता है। वहाँ पे युगंडा में उस वक्त लाखों हज़ारों हिंदू रहते थे, मुसलमान भी थे इंडियन और हिंदू भी थे। और हिंदू वहाँ की इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे और जॉब्स भी करते थे और एजुकेटेड भी थे और वहाँ पे बिजनेस भी करते थे। लेकिन ईदी अमीन ने सारे हिंदुओं को वही जो कश्मीर में और हैदराबाद में था कि या तो मुसलमान हो जाओ या 3 जोड़ी कपड़े के साथ यहाँ से भाग जाओ, और इनका कत्लेआम शुरू कर दिया ईदी अमीन की मुस्लिम आर्मी ने। और वहाँ पे रहने वाले दूसरे मुसलमान सिविलियंस ने भी पकड़ पकड़ के हिंदुओं की मुखबरियाँ भी करते थे और ख़ुद भी इनकी लूटमार करते थे, रेप करते थे और मारते थे। सैकड़ों हिंदू मार दिए गए, लेकिन 60,000 वहाँ से भागने में कामयाब हुए। उसमें RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ा रोल अदा किया उन हिंदुओं को बचाने में। और इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थीं, लेकिन वो मुंह देखती रहीं। उनसे RSS ने कहा कि आप ईदी अमीन से बात तो करें, कुछ तो बात करें। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये हमारा मसला नहीं, ये युगंडा का मसला है और हम बिल्कुल इस पे नहीं बोलेंगे। 60,000 हिंदू वहाँ से भागने में कामयाब हुए, जिसमें 29,000 हिंदू इंग्लैंड में, 4,500 फिजी में, 5,000 कनाडा में, 1,200 कीनिया में और 11,000 इंडिया आ गए। और इंदिरा गांधी ने इन 11,000 आदमियों को नेशनलिटी भारत की देने से मना कर दिया। लेकिन फिर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण एडवाणी और पूरा संघ परिवार ने हंगामा मचाया और इंदिरा गांधी को मजबूर किया, तो इन 11,000 हिंदुओं को भारत की नेशनलिटी दी गई। इसके अलावा वो 29,000 हिंदू जो इंग्लैंड चले गए थे, उनके ऊपर वहाँ पे इंग्लैंड के वाइट सुपरमेसिस्ट ने इंग्लैंड की सरकार पे प्रेशर डाला कि हमें ये नहीं चाहिए और इनको निकालो। और फिर फॉरेन मिनिस्टर ने भारत से बात की कि आप इनको ले लें, तो इंदिरा गांधी ने पहले डिस्कशन हुई, नेगोशिएशंस हुए और फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि सॉरी, हम इनको नहीं लेंगे, हमारे पास गुंजाइश नहीं है इनको एक्सेप्ट करने की। फिर यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन किया और फिर ब्रिटेन को मजबूर किया गया। ब्रिटेन ने इन 29,000 भारत के हिंदुओं को नेशनलिटी दी और आज ये 29,000 के ख़ानदान यहाँ पे इंग्लैंड की इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। इन्होंने जहाँ भी गए, फिजी गए, कनाडा गए, ये सरकारों पे बोझ नहीं बने। जिस तरह मुसलमान जाके बोझ बनता है, इन्होंने बिजनेस किए, छोटे बिजनेस किए। आज इंग्लैंड भर में जितनी आपको ग्रोसरी शॉप्स, नाइट शॉप्स जिसको के वो ऑफ लाइसेंस शॉप कहते हैं, जो रात देर तक खुलती हैं, वो सारी शॉप्स आपको इन इंडियन, अफ्रीकन इंडियन की मिलेंगी। और सबसे बड़ी खूबी की बात कि चूँकि उसमें ज़्यादा गुजरात के लोग हैं, मैं ऐसे कई दोस्त हैं मेरे जो जिनके पेरेंट्स या खुद या उनके ग्रैंड पेरेंट्स युगंडा से माइग्रेट करके आए थे। सारे एजुकेटेड हैं, सारे छोटा बड़ा बिजनेस करते हैं, सारे प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और सारे प्रो इंडिया हैं। बेशक ब्रिटिश नेशनल हैं, युगंडा में पैदा हुए, युगंडा में 100, 200, 300 साल तक रहे, लेकिन सारे प्रो इंडिया हैं और इंडिया के लिए हर मामले में खड़े होते हैं। हमारा जो लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें कई ऐसे युगंडा के हिंदू इंडियन आए थे जो उस वक्त इंडिया ने कबूल करने से मना कर दिया। ये मुसलसल कांग्रेस की पॉलिटिक्स रही है भारत में, जिससे कि
भारत के हिंदुओं के लिए बड़ा मसला रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1971 में बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को फॉरेन नेशनलिटी दे दी थी। मुसलमानों का मामला आता है तो कांग्रेस का सेक्युलरिज्म गायब हो जाता है, लेकिन जब मामला हिंदुओं का होता है तो कांग्रेस एक सेक्युलर कंट्री, एक सेक्युलर पार्टी बन जाती है। भारत की बदकिस्मती रही है कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई कांग्रेस शुरू से भारत की पॉलिटिक्स में कंट्रोल करती रही। आज जब कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है 9-10 साल से, तो भारत किस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, किस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ये एक मिसाल है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।